Hello everyone, this is Ashutosh Kumar and I welcome you on my YouTube tutorial channel आशुतोष सर। आज की इस ऑनलाइन ई लेक्चर क्लास में हम लोग सेंटेक्स का एक पार्ट पढ़ने वाले हैं। जो लास्ट टाइम सेंटेक्स का एक एपिसोड पढ़ चुके हैं, जिसमें किसी भी सेंटेंस के अंदर ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करने का प्रोसेस हम लोग सीख चुके हैं। तो इसका लेवल 1 जो नाउन से रिलेटेड था, लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था, उसको आप वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब में, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, वो वीडियो मिल जाएगा। आज उसी का मैं नेक्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूँ। ये पार्ट जो है काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है कुछ बच्चों को। इसमें कैसे सेंटेंस को करेक्ट करना है, क्या पार्ट हमें देखना होता है, ये चीज़ बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलने वाली हैं कि कैसे आप इस लेवल पर जो नाउन का, ये नंबर नाउन का एक रेक्टिफिकेशन होता है, इसे आप कैसे कर पाओगे। इस चीज़ को हम लोग आज समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो कंडीशन है वो कंडीशन कुछ इस तरह से है कि आपको सेंटेंस दिया रहेगा कुछ ऐसा, जैसे द कॉस्ट ऑफ, उसके बाद में कोई एक नाउन दिया रहेगा और फिर उसके बाद नाउन रहेगा और फिर उसके बाद में कोई आपको वर्ब फिल करनी है। तो कंडीशन यहाँ पे कन्फ्यूज़न वाली ये होती है कि जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आप लगाएंगे वो आप किस तरह से लगाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए ये इज़ की जगह आर दे दिया, अब आपको कन्फ्यूज़न होगा कि ये सही है कि गलत, कैसे आप पता लगाएंगे। सपोज़ करिए थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पर लिख दिया जाए द प्रोडक्शन, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस, इस तरह से लिख दिया जाए, या ऑफ द सीमेंट्स प्लूरल में लिख दिया जाए। जैसे नेक्स्ट वाले में आप देखें, नेक्स्ट वाले में लिखा दीज बुक्स, ये प्लूरल में है, और उसके बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर की लगी है। तो ऐसी क्या कंडीशन है कि यहाँ पर सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब लगी है। ये सेंटेंस जो सेकंड वाला आप देख रहे हैं ये करेक्ट सेंटेंस है, पहले तो ये समझ लें, ये करेक्ट सेंटेंस है। तो ऐसी क्या वजह है कि यहाँ पर ये इज़ लगा है और ये सेंटेंस करेक्ट है, जबकि इसके पहले जो सब्जेक्ट मिल रहा है, यानी जिसके आधार पे हमें ये लगाना होता है हेल्पिंग वर्ब, वो प्लूरल है, फिर भी इज़ लगा हुआ है। कई बार आपको यहाँ पे दे देगा आर, एग्जाम्पल में क्वेश्चन में ऐसा आप मिल जाएगा कि वहाँ पे आर लिखा होगा, फिर आपसे पूछा जाएगा इज़ इट करेक्ट और नॉट। तो आपको फाइंड आउट करना होगा कि ये सेंटेंस सही है या गलत। तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले तो दो चीज़ों को फोकस करते हैं। पहली चीज़ ये कि जब किसी भी सेंटेंस के पहले द का यूज़ होता है तो वो क्या रोल प्ले करता है, यानी एक आर्टिकल यूज़ कर देते हैं अगर हम लोग किसी सेंटेंस में किसी वर्ड के पहले, तो उसका रोल क्या होता है। तो सबसे पहले ये चीज़ समझते हैं। दूसरा आपको ये समझना है कि जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जा रहा है वो किसके बिहाफ में किया जा रहा है। इसके इसमें ये चीज़ बिहाफ इसलिए समझना जरूरी है कि स्टार्टिंग में जो आपको एक नाउन दिया रहता है ऑलरेडी, इसमें दो नाउन होते हैं। नाउन के बाद में आपको एक ऑफ ओ एफ करके प्रीपोजिशन दिया हुआ है, और प्रीपोजिशन के बाद फिर से एक नाउन दिया है, यानी दो बार नाउन है। तो दो बार नाउन होने के नाते आप किस नाउन को फॉलो करते हुए इस चीज़ को यूज़ करेंगे। तो बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। कुछ लोग कहेंगे कि बाद वाले को ध्यान में रख के हम इस लगाएंगे, कुछ लोग कहेंगे पहले वाले को ध्यान में रख के लगाएंगे। तो ये दोनों ही जो चीज़ें हैं दोनों ही सही है, यानी कभी पहले वाले के अकॉर्डिंग आप लगाओगे, कभी सेकंड वाले के अकॉर्डिंग लगाओगे। लेकिन कब पहले वाले के अकॉर्डिंग लगना है हेल्पिंग वर्ब और कब सेकंड वाले नाउन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगना है, इसी चीज़ को समझना है आपको। तो सबसे पहले द आर्टिकल के बारे में समझते हैं कि द आर्टिकल क्या है। आर्टिकल के बारे में मैं पहले पर पढ़ा चुका हूँ, इसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लें। आर्टिकल से रिलेटेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और सिंटैक्स में अक्सर ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि द का रोल क्या है और अ और एन का रोल क्या है। यानी कि एक डेफिनेट आर्टिकल होता है द के तौर पे और एक इनडेफिनेट आर्टिकल होता है ए और एन के तौर पे। तो ये दो चीज़ें आप देखते हैं, जब कहीं पे ए और एन लगा होता है उसको हम लोग इनडेफिनेट बोलते हैं, और जब कहीं पे द लगा होता है वो डेफिनेट बोलते हैं। यानी द लगने से वो निश्चित हो जाता है और अ या फिर एन लगने से वो अनिश्चित हो जाता है। पॉइंट यहाँ नोट कर लीजिए इस चीज़ को कि कहीं पर अगर हम किसी भी नाउन के पहले द लगाते हैं तो वो निश्चित हो जाता है, नंबर नाउन की बात कर रहे हैं, और कहीं पे आ लिख दें या फिर एन लिख दें तो वो अनिश्चित है। इस तरह की चीज़ें। तो सबसे पहले ये चीज़ फोकस करनी है आपको कि इस जगह पर कि अगर किसी के पहले द लगा दिया जाएगा तो वो निश्चित हो जाएगा, यानी कि एक डेफिनेट आर्टिकल लगने की वजह से वो जो वहाँ पर जो उसका नाउन है वो भी डेफिनेट हो गया है, यानी इनडेफिनेट नाउन नहीं रहा, वो डेफिनेट हो गया, उसका नंबर जो है डेफिनेट हो गया। तो ये चीज़ सबसे पहले फोकस करनी है। दूसरी, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो उस चीज़ को नोट कर लें। जब कभी आपको ऐसा दिखाई दे कि जहाँ पर ये सेंटेंस यूज़ हो रहा है द कॉस्ट द मेरिट इस टाइप से, यहाँ पर द से ये निश्चित हो जाती चीज़ें, तो ऐसे कंडीशन में आपको जो भी यहाँ पर वर्ब यूज़ करना है वो फर्स्ट वाले नाउन के अकॉर्डिंग ही करना है। बात को फिर से समझ लीजिए कि अगर जो सेंटेंस आपके सामने इस तरह से दिया हुआ है उसमें दो दो आपको नाउन मिल रहे हैं, दो बार नाउन मिल रहा है, द कॉस्ट
और फिर उसके बाद ऑफ लगा के फिर लिखा है प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। तो इस तरह से जब 2 बार यहाँ पे नाउन मिल रहा है या 2 से अधिक भी मिल रहा है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि शुरुआती जो नाउन है या जो यहाँ पे एक मेजरमेंट दिया हुआ है, अगर वो डेफिनेट है, निश्चित है, तो हेल्पिंग वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगेगी, और अगर वो अनिश्चित है तो हेल्पिंग वर्ड जो लगाएंगे आप लोग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, वो उसके अकॉर्डिंग नहीं लगेगी। अब किसके अकॉर्डिंग लगेगी ये आप आगे जान पाएंगे। अभी आप यहाँ पे यही समझ लें कि उसके अकॉर्डिंग तभी लगाना है जब ये शुरुआती वाला जो भी यहाँ पर नाउन दिया रहेगा वो डेफिनेट आर्टिकल के साथ दिया हुआ हो, यानी वो भी निश्चित हो रहा हो, तब की कंडीशन में। फॉर्मेशन आपको देखिए इस तरह का मिलेगा। यहाँ पर पहले नाउन दिया है तो द कास्ट हो गया नाउन, उसके बाद ऑफ, प्रीपोजिशन दिया है तो ऑफ देखिए प्रीपोजिशन भी है, फिर एक नाउन मिल रहा है आपको तो प्रोडक्शन एक नाउन मिल गया, फिर उसके बाद में वर्ब मिलता है। तो यहाँ पर कंडीशन जो है ऑफ और प्लस नाउन वाली एक बार और बनी हुई है, 2 बार है, फिर उसके बाद जाकर ये हेल्पिंग वर्ब मिली हुई है। तो इस तरह की कंडीशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो जब भी आप ये चीज़ देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये फोकस करना है कि स्टार्टिंग में जो भी नाउन होगा या नंबर होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, अगर उसके साथ कोई डेफिनेट आर्टिकल दिया है या डेफिनेट आर्टिकल के तौर पे वो यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर एक यही छोटी सी रूल्स को आपको समझना है। लेकिन अब कब यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है कब आप फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे, उसे आगे समझने की कोशिश करें। सबसे पहले तो आप इस पर बेस्ड एक एक्सरसाइज आप जो सामने देख रहे हैं इसको सॉल्व करें। इसमें जो भी कन्फ्यूज़न होगा मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछें कि जो भी आप सेंटेंस सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल तो ये सेंटेंस जो मैंने अभी ऊपर रूल्स बताए उसी पर बेस्ड है पूरी तरह से, तो आप आई होप कि सारी चीज़ें यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। 5 सेंटेंस दिए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। किसी सेंटेंस में अगर कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट्स के थ्रू मुझे पूछें अपने क्वेश्चंस को और मैं उसे सॉल्व करूँगा। अब इसमें नेक्स्ट जो जो टॉपिक मैंने बताया उस चीज़ को चलिए समझने कि कब हमें उसके अकॉर्डिंग नहीं यूज़ करना है ये चीज़ें। तो हमें तब उसके अकॉर्डिंग नहीं यूज़ करना है जब कुछ इस तरह की कंडीशन दिखाई दे। इस फॉर्मेशन को बहुत ध्यान से देखिए और जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उसको पॉइंट टू पॉइंट समझते चलिए, साथ में नोट करते चलिए। जैसे जब कभी भी इस तरह का कंडीशन दिया हो, जैसे लिखा है अ नंबर ऑफ बॉयज़, देखिए ऑफ से यहाँ भी जुड़ा हुआ है, पहले भी ऐसे था, लेकिन यहाँ पर द नंबर ऑफ नहीं लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए यहाँ पे लिखा अ नंबर ऑफ बॉयज़। तो जब ये आर्टिकल यहाँ पे एन यानी इंडेफिनिट यूज़ हो गया, आ में से या एन में से, आ और एन एक ही अर्थ होता है दोनों का अर्थ होता है एक, लेकिन एन का यूज़ कुछ नाउन के साथ किया जाता है और आ का यूज़ कुछ नंबर नाउन के साथ किया जाता है। इसका प्रोसेस मैंने अभी आपको बताया है कि आप उस वीडियो को देखें आर्टिकल वाले सेक्शन को, वहाँ से आप इसे क्लियर कर सकते हैं दोबारा से बेसिक से कि कैसे कहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, कहाँ पर हम इंडेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है आर्टिकल 3 होते हैं, तो आर्टिकल 3 नहीं आर्टिकल 2 होते हैं। वीडियो आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे। तो यहाँ पर ये चीज़ समझें कि जब वहाँ पे आ नंबर हम कह रहे हैं तो आ नंबर का मतलब हो गया इनडेफिनेट, यानी कि ये हिस्सा अनिश्चित हो गया है। तो इस चीज़ को आपको यहाँ समझ के चलना है। अ नंबर लिखते ही अनिश्चित हो गया है कि अ नंबर ऑफ बॉयज़, तो अब यहाँ पर कंडीशन दूसरी चीज़ की फॉलो होगी। उसी तरह से मोस्ट अनिश्चित है, फिर इसके बाद लिखा है ऑफ द बॉयज़, फिर तीसरी बार लिखा है सम, अनिश्चित है ये भी, यानी कि ये क्लियर नहीं हो रहा सम कितना, ये अनिश्चित कैसे है उसको भी समझिए। अ नंबर ऑफ बॉयज़, देखिए ना तो हमें बॉयज़ की गिनती पता है कितने बॉयज़ 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 100 हैं, 1000 हैं, 10,000 हैं, 1 लाख हैं, 20 लाख हैं, कितना है हमें नहीं पता है। तो पहली कंडीशन ये हो रही है कि हमें बॉयज़ की गिनती ही नहीं पता है और उसमें से भी कहा जा रहा है अ नंबर ऑफ बॉयज़, तो हम निश्चित नहीं हो पा रहे हैं कितने बच्चों की बात की जा रही है, तो यहाँ पर अनिश्चित है ये। दूसरे में भी कहा जा रहा है मोस्ट ऑफ द बॉयज़, ज़्यादातर लड़के, तो ज़्यादातर में कितने, गिनती तो नहीं पता है ना हमें। तो जब गिनती नहीं पता है तो हम यहाँ पे डेफिनेट नहीं हो सकते, ये इनडेफिनेट कंडीशन बन रही इस तरह से। फिर उसके बाद भी कहा जा रहा है सम ऑफ द मेन, अब देखिए मेन लिखा है प्लूरल में, तो सम ऑफ द मेन कुछ आदमी, तो कितने आदमी, गिनती यहाँ भी नहीं पता है, ये भी इनडेफिनेट हो रहा है। इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंटली समझ लें क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में, एसएससी के एग्जामिनेशन में, आईबीपीएस के एग्जामिनेशन में और बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये टॉपिक बहुत पूछा जाता है। इस तरह के एरर बहुत पूछे जाते हैं। एक ही स्टेप का सिर्फ इसका आंसर है, लेकिन अगर नहीं पता है तो आप उस चीज़ को जो है गलत अटैम्प्ट करेंगे। तो इसलिए ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए अगर आपको बेसिक चीज़ों को समझना है, इंग्लिश के रेक्टिफिकेशन को समझना है, सिंटेक्स को समझना है। तो यहाँ पर इस चीज़ को आप क्लियर करते हुए चलें कि जब कभी भी ये इंडेफिनिट हो, सम लिखा है जैसे, हीप्स लिखा है जैसे, लॉट्स लिखा है, तो इस कंडीशन में ये सब का सब इंडेफिनिट है। तो जब कभी भी ये इंडेफिनिट होगा, यानी कि स्टार्टिंग का हिस्सा जब कभी इंडेफिनिट होगा, तब आपको जो भी इसके बाद में नाउन मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। उसके अकॉर्डिंग कहने का मतलब यह है
कि अगर ये बहुवचन है यानी ढेर सारे शो कर रहा है तो आप बहुवचन वाला जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, आर यूज़ हो रहा है आर यूज़ करेंगे, वर यूज़ हो रहा है तो वर यूज़ करेंगे, हैव है तो हैव, जो भी यूज़ होना मतलब वहाँ पे कंडीशन टेंस की भी आपको देखनी होगी। और दूसरा, अगर यहाँ पर कहीं पर सिंगुलर मिल रहा है तो उस कंडीशन में इज़ यूज करना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि आपको सब्जेक्ट जो भी होगा इसका तभी देखना है जब ये डेफिनेट हो, तब उसी के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। लेकिन अगर ये इनडेफिनिट है, निश्चित पहले से ही नहीं है, तो हमें इस सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है। हमें जो बाद में नाउन दे रहा है, नाउन का यूज़ हुआ है, उसके नंबर के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब का यूज हम लोग करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को यहाँ पे नोट कर लें। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ध्यान से समझे, सारी चीज़ों को क्लियर हो जाएंगी। कैसे लिखा है, अ नंबर ऑफ बॉयज़, अ नंबर ऑफ बॉयज़। तो यहाँ पर देखिए पहले ही कह दिया है ढेर सारे बॉयज़ की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे अ नंबर जैसे ही कहा गया तो ढेर सारे बॉयज़ हैं, ये निश्चित नहीं है, तो यहाँ पर बॉयज़ प्लूरल में है, उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर दिया आर। तो ये सेंटेंस इस तरह सही हो जाएगा। अब आपको सिंटेक्स में ये सेंटेंस कुछ इस तरह से मिलेगा कि लिखा होगा अ नंबर ऑफ बॉयज़ इज़, यहाँ पे इज़ मिलेगा और फिर लिखा रहेगा अब्सेंट। तो आप इसको करेक्शन करने को कहा जाएगा, तो आप क्या करेक्शन करेंगे, इस चीज़ को यहाँ समझ लीजिए कि आप जैसे ही आप यहाँ देखेंगे अ नंबर ऑफ बॉयज़, तो आप समझ जाएं कि बॉयज़ के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है जो कि प्लूरल होगा। अब यहीं पर इस चीज़ को क्लियर कर ले रहे हैं, सारी चीज़ें कैसे यहाँ पे बताई जा रही हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस भी कुछ ऐसा ही है कि अ क्वार्टर ऑफ इट, अ क्वार्टर ऑफ इट यानी एक चौथाई। अब एक चौथाई कितने का, यह हमें देखिए इट का भी कंफर्म नहीं दे रखा कितना, तो यहाँ पे ये भी अनिश्चित है। इस वजह से बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। इट जो है वो सिंगुलर होता है, इसलिए हम वहाँ पे इज़ यूज करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब का रेक्टिफिकेशन है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब को ही हमें यहाँ पे देखना है कि क्या चीज़ें वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में दी गई हैं। सिंगुलर के अकॉर्डिंग वाला हेल्पिंग वर्ब लगाया गया है, प्लूरल के अकॉर्डिंग लगाया है, बहुवचन या एक वचन के अकॉर्डिंग। इसी चीज़ को हमें करेक्ट करना है सिंटैक्स के पार्ट में। नेक्स्ट भी ऐसे कह रहे हैं अ क्वार्टर ऑफ देम। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा था अ क्वार्टर ऑफ इट, और यहाँ पे कहा गया है अ क्वार्टर ऑफ देम। इट जो है वो एक वचन होता है सिंगुलर, इसलिए इज लगाया गया, और देम प्लूरल होता है यानी ढेर सारे लोगों को प्रदर्शित करता है, इसलिए वहाँ पर उसके बाद में आर का यूज़ किया गया, ए आर ई आर का। इसका बहुवचन मतलब होता है हैं, यानी बहुवचन में हम लोग बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इसका यूज़ है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखें, लिखा है 2/3 ऑफ द साइट। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे देखिए पहले ही कह दिया 2/3, 2/3। 2/3 का मतलब होता है 2/3, यानी कि 3 का अगर कोई भी हिस्सा है, 2 पार्ट उसका, 3 हिस्सा हमने किसी चीज़ का किया, उसका 2 पार्ट यूज़ किया, तो 2/3 कहलाता है। तो 2/3 ऑफ द साइट इज, उसके बाद कहा है लवली। तो किसी भी जगह का एक दृश्य बताया गया है कि उसका 2/3 हिस्सा जो है बड़ा खूबसूरत है। तो यहाँ पर 2/3 जब कहा गया वो निश्चित नहीं था, कितना 2/3 है, यहाँ पे कितने हिस्से का 2/3। अब 2/3 ऐसे समझ लीजिए कि आपका मकान है 1000 स्क्वायर फीट का है, 10,000 स्क्वायर फीट का है। कोई मेजरमेंट आपके पास अगर नहीं है, मतलब दोनों ही कंडीशन आपको नहीं मालूम है कि 1000 का है, 10,000 का है, 20,000 स्क्वायर फीट का है, और उसमें कह दिया 2/3, तो मेजरमेंट तो आपको पहले से ही नहीं पता था, तो आप निश्चित कैसे हो पाएंगे कि 2/3 कितना हिस्सा है। तो ये जब कंडीशन होती है तब ऐसे को कंडीशन को हम लोग बोलते हैं अनिश्चित। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि जब 2/3 कहा गया तो कितने का 2/3 कहा गया हमें ये नहीं क्लियर हो रहा है, इसलिए अनिश्चित कहा जाएगा, और फिर बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो ऐसे यहाँ पे नेक्स्ट में भी है, देखिए सेम है बिल्कुल उसी तरह से, बस यहाँ पर प्लूरल दे दिया है। तो आप देख लीजिए सेम चीज़ है, प्लूरल में भी बॉयज़ कहा गया है, लेकिन बॉयज़ की गिनती नहीं बताई गई। हमें नहीं पता है कि बॉयज़ यहाँ पे 100 हैं, 10 हैं, 50 हैं, 1000 हैं, 10,000 हैं, लाख हैं। तो यहाँ पे 2/3 कह दिया, 2/3 लड़कों का। अगर मान लीजिए 1000 लोग हैं तो 2/3 उसमें कहा गया, तो हमें क्लियर हो जाएगा कि 1000 में के 2/3 कितने होते हैं। 3 भाग करने पर जितना भी उसका दूसरा हिस्सा, 2 हिस्से बचेंगे, वो 2/3 हो जाएगा। लेकिन जब गिनती ही नहीं पता होगी तो हम निश्चित नहीं हो पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में जब हमारा पहला शुरुआती सब्जेक्ट जो है वो अनिश्चित होगा, तो हम बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आर लिखा जाएगा। अब क्वेश्चन में मैंने अभी आपको बता दिया है कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा मिलेगा कि हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पर सिंगुलर की दे दी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा करेक्ट करके कि यहाँ पर आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब करेक्ट करेंगे। तो आपको यहाँ पर कोई पर्टिकुलर ये चीज़ नहीं बताई जाएगी एग्जाम में कि आपको हेल्पिंग वर्ब ही सही करना है। ये आपको खुद पहचानना पड़ेगा कि इसमें किस हिस्से में ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की। कई चीज़ें होती हैं स्पेलिंग छोड़ के, बाकी ग्रामेटिकल लेवल पर कई एरर इसमें दिखाई देंगे, तो उन चीज़ों को आपको खुद फाइंड आउट करना होगा, और फाइंड आउट अब तभी आप कर पाएंगे जब आपने प्रैक्टिस की होगी इस चीज़ की। ऐसे नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं,
यहाँ पे लिखा है हाफ ऑफ इट, इसका आधा, लेकिन किसका आधा? जब चीज़ ही हमें नहीं पता है, उसकी गिनती ही नहीं पता है, तो कितने का आधा? तो वहाँ पर क्लियर नहीं है, इसीलिए हम बाद वाला जो नाउन आ रहा है इट, उसके अकॉर्डिंग ही ये प्रोनाउन यहाँ जो दिया है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर रहे हैं इट। अगर यहाँ पर देखिए जो ये चीज़ क्लियर होती कि शुरुआत में कितना है, तो यहाँ पर इज़ नहीं होता, फिर जो भी पहला वाला जो सब्जेक्ट बन रहा होता उसी के प्लूरल या सिंगुलर होने के कंडीशन पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर रहे होते। लेकिन जब ये चीज़ क्लियर ही नहीं हो रही है तो यहाँ पर ये बता पाना मुश्किल है कि हम किसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर लेकिन जब क्लियर हो गया है ये वाली बात कि जब शुरुआती सब्जेक्ट जो है या जो नाउन दिया हुआ है वो इंडेफिनिट है, तो हमें क्लियर तौर पे ये पता चल गया है कि हमें बाद वाले नाउन का ही फोकस करके चलना है और उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। तो ये चीज़ ऐसे ही है। यहाँ बाद वाले सेंटेंस में भी देखिए कुछ ऐसा कहा गया कि हाफ ऑफ देम आर बैड, वे आधे लोग जितने भी हैं वो सब बुरे हैं। तो वे आधे, अब कितने हैं ये गिनती नहीं पता है, उनका आधा, तो आधा उनका वो भी निश्चित नहीं है, तो इस जगह पे कहा गया आर बैड, वो बुरे हैं। तो इस तरह से यहाँ बाद वाले के अकॉर्डिंग ही, नाउन के अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब को यूज़ किया है। तो बाद वाला जो भी हमें प्रोनाउन या नाउन मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। ये चीज़ आपको यहाँ फोकस करके चलना है। नेक्स्ट में ऐसे कहा जा रहा है, देखिए अ पार्ट ऑफ मैंगो, तो अब हिस्सा देखिए कैसे कहा गया। मैंगो जब कहा गया द मैंगो, तो एक ही आम की बात की गई और कहा उसका एक हिस्सा, तो मैंगो एक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगा दिया इज, क्योंकि अ पार्ट जो है वहाँ पे निश्चित नहीं कर रहा है कितना। तो यहाँ पे द मैंगो कहा गया, द मैंगो में हो सकता है कि ढेर सारे मैंगो यानी सभी प्रजाति की बात कही जा रही हो, या फिर हो सकता है एक दो की बात की जा रही हो। लेकिन हम बाद वाले के हिस्से में बात कर रहे हैं, वहाँ पे अ पार्ट कहा है, उसका कितना पार्ट की बात की है हमें ये क्लियर नहीं हो रहा, यानी इंडेफिनिट की कंडीशन यहाँ भी बन रही है, इसलिए यहाँ पे इज लग रहा है बाद वाले के अकॉर्डिंग। सेकंड वाले में भी सेम ऐसे ही है कि अ पार्ट ऑफ मैंगोज, अब देखिए आप मैंगोज कह दिया प्लूरल में, तो हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, प्लूरल वाले के साथ ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हमें ये हिस्सा बिल्कुल नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ पर ये सब अनिश्चित है। अगर निश्चित होता तो हम यही हिस्सा देख रहे होते और इसी के अकॉर्डिंग इस हेल्पिंग वर्ब को यूज़ कर रहे होते, जो भी यहाँ पे दिया रहता उसके अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ आपको समझनी है। फिर अगले वाले सेंटेंस में भी कुछ ऐसे कहा है कि लॉट्स ऑफ मेन, मेन मतलब ढेर सारे लोग, आदमी, तो लॉट्स ऑफ मेन हैव कम, बहुत से लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पे लॉट्स ऑफ जो है उस जगह पर ये देखिए हैव का यूज़ किया गया है मेन के अकॉर्डिंग। लॉट्स ऑफ में क्लियर नहीं हो रहा कितने के अकॉर्डिंग यहाँ पर चीज़ है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि लॉट्स जो वर्ड मिला है यहाँ पे, नोट कर लीजिए इसे अपने पास कहीं पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि लॉट्स के बाद अगर प्रीपोजिशन टू दिया हुआ हो तो रूल बदल जाता है। क्या रूल बदलेगा नेक्स्ट लाइन में आप आगे समझेंगे इस सारे सेंटेंस के बाद में। लेकिन ये नोट कर लीजिए कि लॉट्स के बाद में अगर टू दिया होगा, यानी यहाँ ऑफ दिया हुआ है, अगर टू मिल जाए आपको कहीं लिखा तो उसका रूल बदल जाएगा, वो आपको अलग से समझना ही पड़ेगा। तो उस चीज़ को आप समझेंगे लेकिन इस सेंटेंस के बाद। तो नेक्स्ट सेंटेंस पहले देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि लॉट्स ऑफ पर्सन हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, तो यहाँ पे भी लॉट्स ऑफ का यूज़ किया गया है लेकिन उसके बाद में हैज़ का यूज किया गया है, क्योंकि बाद वाले के अकॉर्डिंग ही हमें हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले करना है और यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, इसीलिए यहाँ पे बाद वाले के अकॉर्डिंग ही लगाया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे ही है कि अबाउट 30% ऑफ वोट्स हैव बीन पोल्ड, तो 30%, अबाउट 30%, अब 30% की, लेकिन कितने का? यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि वोट्स हमें पता ही नहीं, 1000 2000 10,000 कितने वोट का 30%, तो ये अनिश्चित है, इसीलिए वोट्स के अकॉर्डिंग जो है हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया और वहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो इस तरह से इस चीज़ को चेंजेस किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस में ऐसे कुछ कह रहे हैं कि अबाउट 30% ऑफ अमाउंट, अब 30% अमाउंट, अमाउंट कितना था ये भी हमें नहीं पता, लेकिन अमाउंट यहाँ तो सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग ही हम कह रहे हैं, सिंगुलर तो है लेकिन कितना है ये नहीं पता है हमें। तो यहाँ पर ये चीज़ बताई जा रही है उसका भी 30%, तो हम क्लियर नहीं हो पा रहे हैं यहाँ पर, इसलिए अनिश्चित मान के इसके अकॉर्डिंग ही हम बाद वाले के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद सेम ऐसे कहा है अगला सेंटेंस में कि द अ पेनाल्टी ऑफ मेन आर कावर्ड्स, तो जो पेनाल्टी है वो मेन के अकॉर्डिंग बताया गया, अ पेनाल्टी उनको सजा दी गई, लेकिन कितने लोगों को ये चीज़ नहीं पता चल रही, इसलिए यहाँ पे मेन के अकॉर्डिंग जो प्लूरल शो कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया गया। तो इस तरह से यहाँ पे यूजेस करने हैं। तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, जितना भी इसमें रूल्स में मैंने बताया है, किसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, किसके अकॉर्डिंग आपको नहीं यूज़ करना है, ये चीज़ें कब निश्चित है कब अनिश्चित है, इस चीज़ को एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है। अब जो इसके अंदर मैंने कन्फ्यूज़न बताए थे उस चीज़ को चलिए समझते हैं कि उसे कैसे दूर करेंगे। आप बहुत ध्यान से इन चीज़ों को आप अलग से नोट कर लें और बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें इस चीज़ को। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो आपको
एक्सेप्शन के तौर पे एक्सेप्ट करनी है, यानी अपवाद के तौर पे। जैसे वहाँ पर देखिए एक सेंटेंस आपको मिला था ऊपर अ नंबर, और यहाँ पे लिखा द नंबर। तो द नंबर मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि जब भी किसी वर्ड के साथ या किसी प्रोनाउन के साथ द लग जाता है तो वो निश्चित तौर पे उसे निश्चित कर देता है। और द जो एक है निश्चित एक तरीके का आर्टिकल होता है, निश्चित आर्टिकल कहलाता है, डेफिनेट आर्टिकल। तो इसीलिए द लगने के बाद में द नंबर ऑफ बॉयज़ जब लिखा गया तो बॉयज़ देखिए प्लूरल है, लेकिन इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वो अब इज़ लगाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पे द नंबर जो है वो निश्चित हो चुका है। अगर यहाँ पे लिखा होता अ नंबर ऑफ बॉयज़ तो यहाँ पर हम लोग इज़ नहीं आर लगाते, लेकिन जब कहा गया द नंबर ऑफ बॉयज़ तो यहाँ पे आर नहीं लगेगा, फिर द नंबर के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाएगा। तो ये चीज़ आपको पॉइंटली समझना है, अलग से आप इसे लिख लीजिए, याद कर लीजिए इस पॉइंट को। नेक्स्ट, ठीक वैसे ही एक नया रूल और समझिए कि जब भी कभी ऑफ के पहले परसेंट जो है इस तरीके से दिया है और उसमें लिखा हो द परसेंटेज, यानी परसेंट नहीं कहा गया लेकिन कहा गया द परसेंटेज, परसेंटेज पूरा वर्ड कहा गया है, तो भी इसी के अकॉर्डिंग ही आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। तो द परसेंटेज ऑफ इलिटरेट पर्सन, अनपढ़ लोगों की जो परसेंटेज है, प्रतिशत है, इज़ वेरी हाई। तो वहाँ पर सेंटेंस में आपको इज़ का प्रयोग पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग ही करना है, ये चीज़ आपको यहाँ नोटिस करनी है। नेक्स्ट सेंटेंस में ऐसे ही है। अब देखिए स्टार्टिंग मैंने बताया था कि लॉट्स के बाद अगर ऑफ नहीं दिया हो, लॉट्स के बाद अगर मान लीजिए ऑफ नहीं दिया हो, उस जगह पर यूज हुआ जाए, लॉट्स के बाद में टू यूज़ हो जाए, तो आप लॉट्स को जो है वो सिंगुलर मानेंगे। तो जहाँ पर सेंटेंस चल रहा होगा स्टार्टिंग में, उसमें जो भी हेल्पिंग वर्ब पूरे में आएगी वो इसी के अकॉर्डिंग आएगी, लॉट्स के अकॉर्डिंग ही, और वो सिंगुलर वाली आएगी। तो देयर इज़ स्टिल लॉट्स टू डू, इस तरह से सेंटेंस होगा। तो लॉट्स के बाद अगर ऑफ होता तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को है हम लोग इज़ नहीं लगाते, तब यहाँ पे कुछ और लगाते, लेकिन इस जगह पे लॉट्स के बाद टू दिया है, इसलिए इसको सिंगुलर मानते हुए इज़ का प्रयोग करेंगे, या जो भी सेंटेंस में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होनी है उसके अकॉर्डिंग। टेंस भी आपको ध्यान रखना है। देखिए इज़ का मतलब ये नहीं है कि आप पास्ट वाले सेंटेंस में भी इज़ फिक्स करके बैठ जाएं, तो आपको अपने तरफ से फिट नहीं करना है, सेंटेंस का टेंस देखना है, उसके अकॉर्डिंग ही सेंटेंस में ये चीज़ फिक्स करनी होती है। टेंस वाले पार्ट का भी वीडियो मौजूद है, प्लेलिस्ट में चेक करें, उस वीडियो को देखें। सारी चीज़ें आप स्टेप टू स्टेप अगर चीज़ें करेंगे तो आई होप कि सारी चीज़ें आपको क्लियर भी हो जाएंगी और बहुत आसानी से इस सेंटेक्स पार्ट के रेक्टिफिकेशन को समझ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और इसके रिलेटेड जो एक्सरसाइज है आप इसे भी देख लें, इसको सॉल्व करें। जो भी इसमें कन्फ्यूज़न होगा आप मुझे कमेंट्स के थ्रू पूछें कि किस सेंटेंस को आप नहीं चेंज कर पा रहे हैं या किस सेंटेंस में रेक्टिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, उसका आंसर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बाकी आप इस वीडियो को रिवाइंड करके फिर से प्रैक्टिस करें, रूल्स को फिर से समझें, अपने पास लिख के रखें, ताकि आपके छोटी छोटी जो एग्ज़ाम में गलतियाँ होती हैं, आप जिन सेंटेंसेस का रेक्टिफिकेशन कर रहे होते हैं, अगर वो नहीं हो पाता तो उसे आप कर पाएँ। तो ओके, थैंक यू क्लास। एक ऐसे ही नए वीडियो नए लेक्चर के साथ नेक्स्ट ई लर्निंग क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष सर चैनल।